Science class 7. What is force? Force is the ability to push or pull an object. When one person pushes or pulls an object, it exerts force. Force has a strength and direction to describe. List 6 things that force do. Force do: number 1, move objects. Number 2, speed up. Number 3, slow down or stops moving. Number 4, change direction. Number 5, change shapes. Number 6, remain still. How do you measure force? Force can be measured by different instruments. It can be measured by physical balance, speedometer and weight machine. तो ये कुछ क्वेश्चन है कि फ़ोर्स क्या है। तो हम जानते हैं कि फ़ोर्स किसी चीज़ को धकेलने या खींचने की सलाहियत का नाम है। जब कोई शख्स किसी चीज़ को खींचता है या धकेलता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है, क़ुव्वत लगाता है। और फोर्स जो है वो एक ताकत होती है जो डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क़ुव्वत और सिमत की ज़रूरत होती है। अगर हमने उसके बारे में वज़ाहत करनी है कि फ़ोर्स क्या है, तो फोर्स वो क़ुव्वत है जिसकी कोई डायरेक्शन होती है। फोर्स से कौन सी 6 चीज़ें की जा सकती हैं? तो फोर्स से कोई भी शय मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसकी रफ्तार में तब्दीली आती है या वो आहिस्ता हो जाती है, रुक जाती है। उसके अलावा फोर्स की वजह से सिमत तब्दील होती है, चीज़ों की जो शक्ल है, शेप है, वो चेंज हो जाती है, या फिर वो एक जगह फोर्स उनको एक जगह रोक भी सकती है। जब दोनों फोर्सेस बराबर हों तो कोई चीज़ अपनी जगह रुक जाती है। अब फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, यानी उसको नापते कैसे हैं, पैमाइश करते हैं। तो फोर्स को मापने के लिए कुछ आलात की ज़रूरत होती है। इसको फ़िज़िकल बैलेंस के ज़रिए, स्पीडोमीटर या वेट मशीन के ज़रिए जो वो हम इसको मेजर कर सकते हैं। फ़िज़िकल बैलेंस तराजू को कहते हैं, और स्पीडोमीटर वो मीटर होता है जो गाड़ियों में स्पीड जांचने के लिए लगा हुआ होता है, और वेट मशीन जो वो वज़न मापने वाली मशीन को कहते हैं। What is the unit of force? Force can be measured by the direction to which it moves the object. The unit of force is Newton meter per second, denoted by N. Who is the unit of force named after? As we know that force is discovered by Newton when an apple falls the ground. The force of gravity was discovered, so it is named after Newton. तो फोर्स का यूनिट क्या है, यानी फोर्स को जब हम मेजर कर लेते हैं तो हम उसे यानी किस यूनिट से बताते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में बताते हैं, और इसके अलावा जो हम किसी चीज़ के वज़न को केजी में या ग्राम्स में बताते हैं, तो इसी तरह से फोर्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, और वो यूनिट कौन सा है? वो यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकंड, और इसको एन से लिखा जाता है। उसके बाद ये जो एन है, ये न्यूटन मीटर पर सेकंड है, तो ये नाम किस के नाम पर रखा गया? जो फोर्स का यूनिट है इसका नाम न्यूटन मीटर किस नाम पर रखा गया है? तो हम जानते हैं कि जैसा कि न्यूटन ने जो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर की थी, यानी जब सेब ज़मीन की तरफ गिरता है तो उसने सोचा कि कोई ऐसी क़ुव्वत ज़रूर है जो सेब को इधर उधर जाने से रोकती है, वो सीधा ज़मीन की तरफ आता है। लिहाजा उसका नाम जो है वो न्यूटन के नाम पर एन रखा गया है, न्यूटन मीटर पर सेकंड रखा गया है। What is difference between transverse and longitudinal waves? When movement of energy is perpendicular to the wave direction, the waves are transverse. When the movement of energy is the direction of wave, it is longitudinal waves. What is relation of pitch and frequency? Pitch is how shrill or grave the sound is, while the rate at which a sound or electromagnetic wave vibrate is frequency. The frequency changes and changes the pitch of sound. तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एनर्जी जो है वो परपेंडिकुलर मूव करती है, यानी हम एक तरफ फोर्स लगाते हैं जबकि उसकी डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो
जैसे कि किसी फोर्स से अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो उसे फिर ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की एनर्जी के साथ उसकी मूवमेंट उसी सिमत में हो जिस सिमत में एनर्जी सफ़र कर रही है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब पिच और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक क्या है? तो पिच जो है वो किसी आवाज़ की बारीकी या इसकी यानी आवाज़ की मोटाई को या आवाज़ के भारीपन को पिच कहते हैं। वाइल द रेट एट विच साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट इस फ्रीक्वेंसी। लेकिन कोई साउंड जो है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस रफ्तार से कितनी तेज़ी से जो है वो वाइब्रेट करती है किसी दूसरी चीज़ को, या कोई जिस्म जो साउंड पैदा करने वाला है वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट करता है तो उससे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी चेंज द पिच ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड की जो पिच है वो चेंज हो सकती है। यानी ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक चीज़ की तब्दील होने से दूसरी चीज़ भी तब्दील हो जाती है। what is condensation, convection and radiation? The transfer of heat in solids by vibration of molecules is condensation. The transfer of heat from one part of the other part of liquid is convection or condensation. The transfer of heat through space in the form of wave is radiation. Explain the transfer of heat in empty space. Heat can transfer from one place to other. It can be transferred by condensation, convection and radiation. In empty space, the heat can transfer only in form of radiation. तो कंडेंसेशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का आपस में यानी इनमें क्या फ़र्क है? तो कंडेंसेशन जो किसी सॉलिड में जब एक उसके मॉलिक्यूल की हरकत की वजह से जब ये किसी सॉलिड का एक सिरा गर्म होता है और मॉलिक्यूल की हरकत की वजह से वो हीट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे सिरे की तरफ ट्रांसफ़र करती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। अगर हीट जो वो किसी लिक्विड में किसी माया शय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं। ये पहला कंडेंसेशन है, दूसरी जगह यहाँ पर जो है वो कंडेंसेशन की जगह कन्वेक्शन है, और तीसरा जो है वो रेडिएशन के ज़रिए हीट जो वो खाली खला में जहाँ पे मालिक्यूल और जहाँ पे सॉलिड या और माया नहीं होती बल्कि खाली जगह होती है वहाँ पे रेडिएशन से ट्रांसफ़र करती हैं। जैसा कि सूरज की वेव हमारे हम तक और सूरज की जो हीट है वो हम तक रेडिएशन के ज़रिए पहुँचती है, चूँकि वो दरमियान में से खला में सफ़र करती है और खला में सफ़र करती है रेडिएशन की वजह से। तो इसी के साथ इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है कि एम्प्टी स्पेस में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो एम्प्टी स्पेस में जो है वो वैसे तो जो हीट की ट्रांसफ़र है वो तीन तरह से होती है, कंडेंसेशन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से। तो खला में जो हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशन के ज़रिए ट्रांसफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसकी एक ही शिकल हो सकती है और वो रेडिएशन है। हाउ हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? द सॉलिड आल्सो अलाउ द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. The transfer in solid is due to the vibration of molecules which transfer heat from one place to the other. How does heat flow when you keep an ice cube in your hand? When ice cube is kept in hand, the heat of hand transferred in the ice cube. It starts the ice to melt. The ice takes away the heat of hand to melt. तो हीट जो वो सॉलिड में कैसे ट्रांसफ़र होती है, पीछे एम्प्टी स्पेस में कैसे होती थी? तो रेडिएशन से होती थी। सॉलिड में ये ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एक चीज़ के मॉलिक्यूल, यानी एक जगह एक जब सॉलिड का कोई एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाता है तो उसके मॉलिक्यूल की हरकत ज़्यादा हो जाती है और उनके आपस में टकराने से हीट जो वो एक जगह से दूसरी जगह यानी उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ट्रांसफ़र होती जाती है। उसके बाद जो हाथ में अगर आप आइस क्यूब रखें यानी बर्फ़ का टुकड़ा हाथ में रखें तो फिर हीट कैसे फ़्लो करती है? तो हीट जो है वो अगर आप हाथ में बर्फ़ का टुकड़ा रखें तो हाथ की जो हीट है वो आइस क्यूब यानी बर्फ़ के टुकड़े में ट्रांसफ़र होती है और यही हीट उसके पिघलने का सबब बनती है। तो इस तरह से जो हीट है वो आइस की जो हाथ की हीट है वो हाथ में ट्रांसफ़र होती है और इसको मेल्ट करती है। तो हम जानते हैं कि हीट के बगैर आइस मेल्ट नहीं होती। तो अगर हीट कम कर दी जाए तो जो लिक्विड है वो आइस या सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो हाथ की जो गर्मी है वो आइस क्यूब में जाती है और आइस क्यूब पर जो है वो पिघलना शुरू कर देती है। व्हाट काज इज डे एंड नाइट? तो दिन और रात कैसे बनते हैं? द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ
Earth on its axis before the sun causes the day and night. The part of Earth which is in front of the sun has day and other has night on it. During summer in Australia, what is the season in Pakistan? During summer in Australia, the Pakistan has its winter. As we see on globe, the Australia and Pakistan are on opposite directions. The tilt of Earth is different. तो दिन और रात कैसे बनते हैं? तो दिन और रात बनने के लिए ज़मीन की जो सर्कुलर मूवमेंट होती है, यानी ज़मीन गोलाई में जो चक्कर काटती है सूरज के सामने, उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। सूरज ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने चला जाता है उसमें दिन होता है, जबकि वो हिस्सा जो ओट में चला जाता है और वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है तो वहाँ पे रात होती है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर गर्मियों का मौसम है तो पाकिस्तान में कौन सा मौसम होगा? तो अगर आप ग्लोब पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्लोब के एक तरफ है और पाकिस्तान उसकी दूसरी तरफ है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में समर है तो पाकिस्तान में विंटर होगा, और पाकिस्तान में अगर विंटर सीज़न है, यानी अगर विंटर सीज़न है तो सर्दियों का मौसम है, तो ऑस्ट्रेलिया में फिर गर्मियों का मौसम होगा। और ग्लोब को देखने से हमें जो अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके अलावा जो ज़मीन की टिल्ट है, ज़मीन का जो ज़ाविया है सूरज के सामने, वो भी मुख्तलिफ है, इसलिए जो मौसम है उनमें फ़र्क पड़ जाता है और इसके अपोजिट मौसम आ जाते हैं। हाउ डज सन अफेक्ट डे एंड नाइट एंड सीजन एट द अर्थ टू पोल्स? द टू पोल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डे एंड नाइट्स एंड वेदर द एंगल ऑफ रेज ऑफ द सन कीप्स द पोल कोल्ड. The day and night is longer than usual on poles of Earth. Why does the weight of an object sometimes changes? The weight of object is related to the gravity of Earth. The weight of object changes when we take it away from the Earth. तो जो दिन और रात है उनके ऊपर जो दिन और रात और जो मौसम बनते हैं उन पे सूरज कैसे असरअंदाज होता है, तो हम जानते हैं कि जो पोल्स हैं ज़मीन के वो दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट के अपोजिट जो है वो नॉर्थ और साउथ हैं। तो वहाँ पे दिन और रात और मौसम जो है वो उनमें बहुत फ़र्क होता है, चूँकि सूरज की जो रेज़ आती हैं उनका एंगल डिफरेंट है, इसलिए पोल्स के ऊपर जो है वो मौसम, वहाँ पे ज़मीन की टिल्ट और जाविया जो है वो उसमें फ़र्क है, तो वहाँ पे जो वो ठंड होती है। और दिन और रात भी में भी फ़र्क है, वहाँ पे जो है वो दिन और रात जो है वो नॉर्मल जो दिन और रात है उसकी लंबाई में ज़्यादा और उनमें फ़र्क होता है। उसके बाद किसी चीज़ का किसी ऑब्जेक्ट का जो वज़न है वो कैसे बढ़ जाता है, तो हम जानते हैं कि वेट का ताल्लुक जो है वो दो चीज़ों से होता है, एक मास के ऊपर होता है और दूसरा ग्रेविटी के ऊपर होता है। तो ग्रेविटी अगर जो है वो ज़मीन से हम उसको दूर ले जाएं तो उसके वेट में फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा अगर हम उसके मास को चेंज कर दें तो उससे भी जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी किसी चीज़ का जो वज़न है उसमें कमी बेशी पैदा होती है। What holds the earth as it orbits the sun? All the planets of the solar system are bound to move in a certain path that is called its orbit. It is gravity of stars and planets that keep them on orbit. What is the difference between friction and gravity? Friction of force that occurs between two things when they are rubbed, but gravity is the property of earth by which it pulls the things towards it. तो कौन सी जो चीज़ है वो इन ज़मीन को सूरज के सामने एक ख़ास मदार के ऊपर रखने वाली कौन सी चीज़ है, तो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटी है, किसी भी सैयारों की जो ग्रेविटी होती है उनकी कशिश होती है एक दूसरे से, वो इनको एक ख़ास रास्ते पर रखती है। और फ्रिक्शन और ग्रेविटी में फ़र्क ये है कि दो चीज़ों के दरमियान जो रगड़ की कुव्वत होती है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, जबकि उन्हीं दो चीज़ों के दरमियान जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की प्रॉपर्टी है, वो एक ज़मीन की खासियत है जिससे वो ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है या अपनी तरफ लाती है। A force can change the shapes of the object. Force is only the factor that shapes the objects. It is atmospheric pressure. If the atmospheric pressure is finished, everything will be D-shaped. What is the difference between oscillation and vibration? A regular back and forth movement of object is oscillation, while a rapid back and forth movement of body about its central position is oscillation. It's vibration.
तो ये दूसरी जगह पे जो है वो ऑसिलेशन नहीं है बल्कि वाइब्रेशन है, पहली जगह ऑसिलेशन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स इन अ बॉडी वाइल द वेट इज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑफ दैट मास टुवर्ड्स इट। द मास कैन चेंज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कौन सी फोर्स जो है वो चीज़ों को शक्ल में बरकरार रखती है? तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यानी हमारी जो फ़ज़ा है उसका जो दबाव है वो चीज़ों को एक ख़ास शक्ल में बरकरार रखता है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो तमाम चीज़ें डी शेप हो जाए, यानी उनकी शक्ल तब्दील हो जाए। उसके बाद ओसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है? तो रेगुलर जो मूवमेंट है यानी हरकत है किसी चीज़ की बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, वो ओसिलेशन कराती है। जबकि तेज़ी से किसी चीज़ का अपने अपने सेंट्रल पॉइंट के गिर्द जो है वो घूमना उसका वाइब्रेशन कहलाता है। तो मास और वेट में क्या फ़र्क है? तो मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी है, यानी किसी जिस्म में मादे की मिकदार कितनी है वो उसका मास कहलाता है। जबकि ज़मीन उसको किस कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है ये उसकी वेट कहलाता है। How tilt of Earth brings different season. Tilt means the angle on which the Earth stands before the Sun. In this tilt, when more slant, the season changes to cold, and when slant, there is hot season. What is different between axis and revolution? Axis is the imaginary line passing through the poles of the Earth along which it rotates, while revolution is the movement of Earth in its orbit around the Sun. तो टिल्ट में जो है वो किस तरह से जो ज़मीन का जो ज़ाविया है उसको किस तरह से मौसम पे असरअंदाज होता है। तो अगर सूरज की शुआएं जो है वो यानी ज़मीन का सूरज के सामने जो ख़ास ज़ाविया है वो मौसमों की तब्दीली का बायस बनता है। हम जानते हैं कि अगर सूरज की शुआएं ज़्यादा तिरछी पड़ें तो मौसम ठंडा हो जाता है, और अगर कम तिरछी पड़ें तो यानी अगर कम तिरछी पड़े तो फिर गर्मियों का मौसम होता है। तो मोर स्लैंट में ज़्यादा तिरछी, एंड स्लैंट मीन्स कम तिरछी, पड़ती तिरछी ही हैं। तो ये जो है वो बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा स्लैंट होती है, बाज़ दफ़ा कम स्लैंट होती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड रेवोल्यूशन? तो एक्सेस और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है? तो इमेजरी लाइन जो है वो जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाती है उसे एक्सेस कहते हैं, जबकि ज़मीन का अपने मदार के गिर्द सूरज के सामने हरकत करना इसकी रेवोल्यूशन कहलाता है। कंप्यूटर क्लास 7 define ethics. Ethics are some social norms. These are norms which builds up with the passage of time in the society. These are also our social ways to abide by the law and live our social life. उसके बाद justify the plagiarism is an offense. Plagiarism is to copy or use the content of a person in your own documents. It is illegal to use such practices. It is against the piracy law and considered an offense. And offense नहीं है, an offense. Define phishing or phishing. Define phishing in your own words. Phishing is a term used when a scammer sends you a malicious link designated to trick a person into revealing sensitive information to the attackers. तो एथिक्स जो है वो सोशल नॉर्म होती हैं, यानी किसी माशरे के अंदर जो एक ख़ास किस्म की रवायात कायम होती हैं उन्हें एथिक्स कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो ये बनती चली जाती हैं, और किसी भी माशरे को इनको जो है वो मानना पड़ता है, और इनको मानना जो है वो उसी से हम सोशल लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। उसके बाद प्लेगरिज्म जो ऑफेंस है, तो प्लेगरिज्म होता है किसी के कंटेंट को, अपने किसी की लिखी हुई चीज़, किसी की बोली हुई चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट में अपना कहकर इस्तेमाल करना। ये जो है वो एक इलीगल प्रैक्टिस है, और ये जो पायरेसी लॉ है, बाकायदा पायरेसी के कवानीन है, तो उसके मुताबिक जो है इसे ऑफेंस कंसिडर किया जाता है, यानी ये जो है वो जुर्म तस्वर किया जाता है। तो फिशिंग जो है वो होती है जब कोई स्कैमर या कोई हैकर जो है वो आपको एक ऐसे लिंक भेजता है जिनके ज़रिए वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो ऐसे लिंक्स भेजने को फिशिंग कहते हैं। इन लिस्ट इश्यूज ऑफ डिजिटल एथिक्स, और डिजिटल एथिक्स इज़ अ ब्यूटी ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, बट देयर आर सम इश्यूज। misuse of number 1 misuse of personal information, number 2 misinformation and deep fake, lack of oversight and responsibilities, social and political instability. Discuss any 3 uses of internet in business. Internet is used in all the fields of life. Internet is used for e-banking, number 1 for e-banking, number 2 for submission of orders online, number 3 for using worldwide business. तो जो इश्यूज़ क्या हैं, यानी एथिकल इश्यूज़ कौन से हैं?
डिजिटल जो हमारी इंटरनेट इस्तेमाल होता है या जो डिजिटल हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो डिजिटल नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, ये किसी भी डिजिटल वर्ल्ड की या जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ख़ास खूबसूरती होती है कि आप उसके रूल्स रेगुलेशन का ख्याल रखें। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें किसी की ज़ाती इंफॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल करना या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ठीक। इसके अलावा जो है वो लैक ऑफ ओवरसाइट यानी ज़िम्मेदारी का एहसास ना होना, उसकी वजह से ये भी एक इशू है। और फिर सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर किसी जगह पे समाजी या सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम हो, तो वो भी इसके लिए एक एथिकल इशू है कि आप पॉलिटिकली और सोशली इंस्टेबल हो। उसके बाद इंटरनेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हम जानते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में इंटरनेट इस्तेमाल होता है। जो बिज़नेस है उसमें इंटरनेट ई बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो आर्डर होते हैं वो, ये चंद जो है एग्जांपल दी गई हैं। वैसे तो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑनलाइन आर्डर सबमिशन के लिए, आर्डर जब आप देते हैं किसी चीज़ का ऑनलाइन लेने और देने के लिए, तो वो उसमें इस्तेमाल होता है कंप्यूटर। और उसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो बिज़नेस हो रही है, यहाँ पे आपकी पहुँच जो है वो आम हालात में मुमकिन नहीं होती, तो आप घर बैठे कोई चीज़ मंगवाते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। तो इसके अलावा जैसे अमेज़ॉन वगैरह से, तो ये वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है इंटरनेट। डिफाइन CRM. CRM stand for Client Relationship Management. It is a software that encompasses a wide range of data to help business to better serve their customer. Discuss the use of internet in entertainment. The computer is excessively used in entertainment, YouTube videos, podcasts, music streaming such as Spotify Spotify, news sites and game sites are its used in entertainment. Sorry. Define copyright in your own words. The internet consists the intellectual properties on it. Copyright is a type of intellectual property rights that protects original work of an owner. तो CRM जो है वो क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट है। तो इसके ज़रिए हम जब वो दुनिया में जो बिज़नेस हो रही होती है या हमारे जो आपस में रिलेशन है, उनको एक ख़ास सतह पर बहाल रखने के लिए और एक ख़ास अंदाज में जो है वो उनको यानी एक उनको एथिकल नॉर्म्स में रहते हुए करने का नाम जो है वो CRM है। ये एक सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा जो इंटरनेट एंटरटेनमेंट में जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें आपने देखा होगा यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, और इसके अलावा दूसरी जो वीडियोज़ हैं और गेम्स हैं और इस जो फिल्म है वीडियोज़ हैं, तो ये जो वो इंटरनेट की इस्तेमाल है इंटरटेनमेंट में। उसके बाद कॉपीराइट क्या होते हैं, तो जो इंटरनेट है उस पर जो वो इंसान की जो बनाए हुए बहुत सी जो उसके काम हैं, बहुत से उसके थीसिस हैं, बहुत से उसकी जो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये यानी जो जहन को इस्तेमाल करते हुए जहानत को इस्तेमाल करते हुए लोग जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तहकीक करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद होती है। इनको एक कॉपीराइट के ज़रिए, कॉपीराइट एक्ट है उसके ज़रिए इनको महफूज बनाया जाता है, ताकि जो ओरिजिनल वर्क है वो उसको मिसयूज़ ना किया जा सके, उसे दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके। Differentiate between piracy and plagiarism. The act of reproducing a copyrighted material such as books, computer program or software and film illegally is called piracy, while presenting others' work और ideas as your own without consent is plagiarism. तो piracy जो है वो किसी की जो copyrighted material है उसको उसके नॉलेज में लाए बगैर इसको अपने अंदाज में इसको कॉपी करके बेचना पायरेसी कहलाता है। तो ये जो इसके अलावा जो प्लेगरिज्म है वो किसी के जो काम है उसको दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स में या उसके अपने काम में रिप्रोड्यूस करना और उस बंदे की जिसका ये लिखा हुआ उसकी इजाज़त के बगैर प्लेगरिज्म कहलाता है। एलेबोरेट डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट. पेमेंट इज़ a word used to pay money or any other such valuables, while transaction is a complete agreement between the buyer and the seller to exchange goods, money and services. तो पेमेंट जो है वो किसी चीज़ के बदले किसी यानी चीज़ के बदले में आपका पैसे देना या कोई चीज़ देना वैल्यूएबल जो है वो पेमेंट कहलाता है, जबकि ट्रांजैक्शन जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के दरमियान में कि उसने चीज़ देनी है या पैसे या सर्विसेज जो भी देनी है, तो वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो रिटर्न एग्रीमेंट जो उनके दरमियान है वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। राइट अ नोट ऑन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द डिजिटल मार्केटिंग. देयर आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज
social media marketing, search engines, email marketing, web advertising, and apples for marketing. What role does digital marketing play in today's world? Digital marketing has become famous nowadays. It is the base of marketing. Sophisticated tools and techniques are used, which has changed the scenario of marketing. तो टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो इनमें सबसे जो मशहूर हैं वो है सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, सर्च इंजन के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट करना, ईमेल के ज़रिए किसी को अपनी मार्केट जो प्रोडक्ट हैं वो उनको उसके बारे में बताना, और उसके अलावा वहाँ पर एडवर्टाइजिंग वगैरह करना, और इस तरह की मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो ये इसके टूल्स हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आजकल की दुनिया में क्या किरदार अदा कर रही है? तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत मशहूर हो गई है। ये असल में ना इसने पूरी दुनिया को, सिनारियो को चेंज कर दिया है जो बिज़नेस है उसको। तो सोफेस्टिकेटेड टूल एंड टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। ये जो ऊपर जिक्र किया गया है, ईमेल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो ये सोफेस्टिकेटेड टूल्स हैं। हाउ डज ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स द बिजनेस ग्रो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO means improving site visibility to people. As much SEO is better, the business will grow better. How does the technology promote the entrepreneurship in the economy? Entrepreneurship at small level or large scale is the basic factor of economy. Technology improves in this entrepreneurship and makes it profitable. It is easy to grow economy with help of technology. तो जो SEO है उसका यानी बिज़नेस तो कैसे ग्रो करती है? तो जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी मार्केटिंग होगी, जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी जो बिज़नेस है उसकी आइडियाज़ और उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो खूबियाँ खामियाँ वो जाएंगी, तो वो उससे बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है। तो जितनी SEO अच्छी होगी इतना बिज़नेस अच्छा ग्रो करेगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो बिज़नेस है उसको कैसे जो वो बेहतर बनाती है, तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही आजकल बिज़नेस को प्रमोट किया जाता है, और इससे जो है वो आपस में यानी इसको नफ़ा बख्श बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि ये जो बिज़नेस है, स्मॉल बिज़नेस हो या लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो इससे इकॉनमी को जो वो इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए इम्प्रूव होती है। State and explain the types of digital platform used as entrepreneurship. The digital platform for entrepreneurship is social media marketing, search engine optimization, email marketing, content marketing, video marketing, and web advertising. How does the object management helps in developing a business plan? Project plan and its management is key section of all the business. Proper management with proper targets takes the business to the height of success. तो यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप को उसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो हम जानते हैं कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें SEO है और ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, उसके अलावा वीडियोज़ के ज़रिए मार्केटिंग है और वेब एडवर्टाइजिंग है। तो ये जो है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को इन तमाम बिज़नेस के लिए। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो उसका क्या फ़ायदा होता है बिज़नेस प्लान में? तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट प्लान जो है वो किसी भी मैनेजमेंट की जो बुनियादी की होती है कि पहले बिज़नेस प्लान किया जाता है, प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है, उसके बाद उस पर अमल करके बिज़नेस किया जाता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है और प्रॉपर टारगेट रख के किसी काम का करना जो है वो बिज़नेस को कामयाबी की बुलंदियों की तरफ लेके जाता है। राइट अ नोट ऑन की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान के की कंपोनेंट्स कौन से हैं? द की कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस प्लान आर नंबर 1 executive summary, a business description, detail of marketing strategies and competitor analysis and फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो की कंपोनेंट्स हैं बिज़नेस प्लान के, उनमें सबसे पहले एक समरी तैयार की जाती है किसी बिज़नेस की। उसके अलावा बिज़नेस अपने को डिस्क्राइब किया जाता है, यानी उसकी जो खूबियाँ खामियाँ हैं या उसकी जो हदूद हैं उनको बयान किया जाता है। फिर उसके अलावा स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं वो उसमें बयान की जाती हैं, और फिर कंपटीटर जो है वो यानी बिज़नेस जो किया जाता है वो कहीं भी अकेले नहीं किया जाता, बल्कि उसमें एक ख़ास किस्म की जो कंपटीशन है उसका सामना होता है। तो कंपटीटर जो है उनको पहले एनालाइज किया जाता है कि कंपटीशन किस तरह से हो रहा है, उसी के मुताबिक जो है वो बिज़नेस प्लान किया जाता है, और फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी जो है उसके लिए ये इसकी की कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी बिज़नेस प्लान के। उसके अलावा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिज़नेस प्लान इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग बिजनेस? Business plan is base of all kinds of business. Without proper plan, the business cannot flourish. The planning is first done and then business is started. तो बिज़नेस प्लान में जो है वो यानी जो आइडियोलॉजी है बिज़नेस प्लान
कि वो बिज़नेस को कैसे कामयाब बनाती है। तो हम जानते हैं कि बिज़नेस में जो वो बिज़नेस प्लान जो है वो बुनियादी चीज़ होती है। पहले बिज़नेस प्लान किया जाता है, पहले जो है वो प्लानिंग की जाती है और उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। तो ये हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। Why is market research important when planning to set up a business? Market research tells us the needs of the population. One should take market research and start the business that is demand of time and time and population. How can we avoid media biases? Media bias is the effect of opinion on media outcomes. There should be partial reporting. The reporting should be based on real life situation. ओपिनियन शुड नॉट अफेक्ट द मीडिया रिपोर्ट्स। तो मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग रिसर्च बिजनेस में क्यों हमें, तो अगर हम मार्केट रिसर्च के बगैर किसी बिजनेस को शुरू करेंगे तो हमें फिर उसका आउटकम वो नहीं मिलेंगे जिनको एक्सपेक्ट करते हम बिजनेस कर रहे हैं। मीडिया बायस जो है वो बायस मीन्स अपनी ज़ाती राय। तो ये जो मीडिया बायस होती है इससे आपके बिज़नेस को असर पड़ सकता है। तो इसलिए जो मीडिया है उसको इस बायस से पाक होना चाहिए और उसको रियल लाइफ जो है वो यानी हकीकी ज़िंदगी से जो सूरत हाल है उसके मुताबिक रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और उसके जो ओपिनियन है वो लोगों को गुमराह नहीं करने चाहिए, बल्कि जो असल सूरत हाल है वो लोगों को बतानी चाहिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया बायस। तो मीडिया बायस कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। If the ethical values are not kept in the mind, it can distract the masses from the track and make them ignorant of the facts। तो मीडिया बायस का असर क्या होता है, अगर मीडिया बायस हो यानी मीडिया लोगों को सही गाइड ना करे, उनको मिसगाइड करे और वो अपने बायस को साथ रखते हुए अपनी जो ज़ाती राय है उसको साथ रखे, तो फिर जो है वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो एथिकल जो वैल्यूज़ हैं, जो अखलाकी इक़दार हैं, उनको जहन में रखते हुए मीडिया को काम करना चाहिए। अगर मीडिया एथिकल जो वैल्यूज़ हैं उनको जहन में रखते हुए काम नहीं करेगा तो उससे फिर जो लोग जो अवाम होते हैं वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं और वो जब उनको हक़ाइक़ का पता नहीं चलता तो इस तरह से बिज़नेस जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मीडिया बायस जो है वो लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकता है। इंग्लिश। Savannah Hannah Chaplin lived for her two sons, Tony and two sons, and did everything she could do to keep them happy. Do you agree? Yes, I agree. She did everything to keep her children happy. She sew clothes and she sing and dance at stage. Why was Hannah afraid to perform at the musical hall? Because she knew that the crowd was unruly. Her fear came true when she first could not perform at the stage। जो हन्ना चैपलिन वो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए क्या करती है, तो क्या वो वाकई ठीक करती है, इसमें क्या आप एग्री करती है? तो जी हाँ, ये जो टू सन्स है, TOWN टाउन सन्स नहीं है, तो हाँ जी बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं कि उसने जो वो कपड़े सी के और अपने स्टेज के ऊपर डांस करके गाना गा के गीत गा के तो गा के उसने अपने बच्चों को पाला है। तो वाई नॉट अफ्रेड टू परफॉर्म एट म्यूज़िकल हॉल। तो जब वो म्यूज़िकल हॉल में जाती है तो वो क्यों घबरा जाती है? तो उसकी वजह ये होती है कि जो क्राउड था वो यानी वो उसके शोर शराबे की वजह से, क्राउड प्रेशर की वजह से जो वो यानी उसे खौफ था। तो वाकई वो जब प्लेटफॉर्म पे गई है तो वो फिर अपनी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखा सकी। Whose idea was it to Charlie take his mother's place on stage? How this idea did change? Stage manager, who was the friend of her mother, gave idea to her to take the place of her mother. Study Charles' first performance on stage. What were the signs during performance that are extraordinary? Her pleasant sounds, her musical voice, her gesture, her confidence shows her quality। तो चार्ली को जो है वो किसने कहा कि अपनी वालदा की जगह, चूँकि उसकी वालदा जो है वो स्टेज पे गाती थी, तो किसने उसको कहा कि वो अपने जो वालदा की जगह स्टेज पर ले? तो क्या ये आइडिया काम कर गया? जो स्टेज मैनेजर था वो चूँकि उसकी वालदा का दोस्त था तो उसने उसे कहा कि वो अपनी वालदा की जगह ले और यकीनन उससे उसे कामयाबी हुई। अब जो परफॉर्मेंस है स्टेज के ऊपर तो उसके बारे में है कि स्टडी करके आप बताएं कि उसकी जो कौन से साइन थे जिसने उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको गैर मामूली बना दिया। तो उसकी जो साउंड थी वो, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी और उसकी आवाज़ जो वॉइस थी वो म्यूज़िकल थी। उसके अलावा उसके जेस्चर यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका गाना, उसकी मूवमेंट और उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका इत्मीनान जो है वो इसको उसकी क्वालिटी को
जाहिर करता है. How did Hannah manage to bring some magic into the lives of Charlie and Sydney? What does this tell? She took them to the beach, gave them cake and है तो and रह गए एडी नहीं है and है ice cream and brought some magic to life. How can you tell that Hannah and the boys live in poverty because they had very little to eat, to wear, and were living life of slums? Why do you think Charlie was heartbroken when his mother was admitted to the mental institution? Her mother was great sporter and charm for her. It make her heartbroken when she was admitted. तो ना जो है वो यानी किस तरह से उसने जो चार्ली और सिडनी जो है वो उनके जो ज़िंदगी है उनमें कुछ तब्दीली लाई तो वो उनको साहिल पर ले जाती है, उनको केक और आइसक्रीम देती है, तो इस तरह से जो है वो उनकी जो परेशान आज ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आ जाती है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि अनर बॉय जो वो प्रवर्ती गरीब थे तो उसकी वजह ये थी कि उनके पास खाने के लिए कम था, पहनने के लिए कम था और वो यानी तंग व तारीख गलियों में जो है वो ज़िंदगी गुजारते थे, तो इसलिए लगता है कि वो गरीब थे और उनके पास यानी वो पेवर्टी की ज़िंदगी गुजार रहे थे. उसके अलावा चार्ली हार्ट ब्रोकन क्यों हुई जब उसकी वालदा को अस्पताल में दाखिल किया गया, मेंटल हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह ये थी कि उसकी माँ जो है उनको बहुत सपोर्ट थी और वही उसकी ज़िंदगी की कशिश थी. तो वालदा जो होती है वो बड़ी कीमती चीज़ होती है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको सपोर्ट भी करता है और ज़िंदगी का चार्म भी उसी के साथ होता है. उसके बगैर ज़िंदगी का चार्म या ज़िंदगी की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है. तो जब उसकी वालदा को एडमिट किया गया तो वो जब वो हार्ट ब्रोकन मीन्स मायूस और परेशान हो गई. विच ऑफ द हनाज क्वालिटी डू यू थिंक चार्ली इनहेरिटेड? तो हनाज की कौन सी खूबियाँ जो चार्ली में मौजूद थी? चार्ली म्यूजिकल वॉइस, लव विद प्रोफेशन वाज द क्वालिटी विच वाज सेम विद मदर. व्हेन द प्ले ओपन्स व्हाट इज मिस्टर पार्सन अनहैप्पी अबाउट? In the beginning of the play, Mr. Parson was worried about her fate, and she did good to tell everything to Mr. Fitzgerald as he gave better solution. The family takes Mr. Parson for granted. Pick out of least 3 examples because he was old and always ready to help the family. So family takes him as granted and did not value her services. तो ना जो उसमें कौन सी खूबियाँ अपनी वालदा की थी, तो उसकी जो आवाज़ थी और उसके अपनी पेशे से मोहब्बत जो थी वो उसकी वालदा की खूबियाँ थी जिन्हें वालदा से विरसे में मिली थी. जब खेल शुरू होता है तो पार्सन जो वो क्यों नाखुश है? तो पार्सन इसलिए नाखुश है कि वो उस यानी उसके मुकद्दर को जो वो ये समझता था कि ख़राबी इसका मुकद्दर है और ये कुछ बेहतर काम नहीं कर सकेगी. तो फैमिली ने मिस्टर पार्सन की जो खिदमात है उनको कैसे जो है वो ग्रांटेड लिया, यानी तो उन्होंने चूँकि वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार था, तो इसलिए जो उसकी फैमिली थी उन्होंने कहा कि ये इसका काम है हमारी मदद करना, हमारी खिदमत करना, तो लिहाजा उसने उसकी खिदमत को जो वो कदर की निगाह से नहीं देखा. When the two ladies exchange personalities, do these change help her? Yes, it helped them to understand the real life situation. They started think like each other, and it helped when they started it. What changes does Mr. Parson want in her family's behavior? And these demands reasonable. He wanted to make them respectful and responsible. And he was absolutely right. George Parson, Doris, and Cyril are taught a lesson that they will never forget. Do you agree? Yes, they are taught psychologically. They have learned how to live in life. They will never forget the lesson. तो दोनों लेडीज़ ने जब पर्सनालिटीज़ चेंज की तो उससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? तो उन्होंने एक दूसरे की तरह सोचना शुरू किया. रियल लाइफ सिचुएशन में उन्होंने एक दूसरे की जगह लेके तो वो इस सूरत हाल को जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको समझा, तो इससे उनको मदद मिली. उसके बाद पार्सन जो क्या चाहता था कि उनकी फैमिली में क्या तब्दीलियाँ आएँ, तो वो चाहता था कि वो रिस्पेक्टफुल और ज़िम्मेदार बन जाएँ. तो वो बिल्कुल अपने इस मामला में ठीक था. ये रिस्पॉन्सिबल होना और रिस्पेक्टफुल होना दो बुनियादी खूबियाँ होती हैं, ये हर शख्स में होनी चाहिए. तो उसके अलावा क्या लेसन सिखाया? तो उसने चूँकि उनको साइकोलॉजी के लिए एक लेसन दिया जिसकी वजह से ये जो लेसन था वो बहुत कामयाब रहा और ये एक ऐसा सबक है कि जिसको वो कभी भुला नहीं सकते हैं. If you had been a Mr. Parson place, how would you solve the problem? The way of Mr. Parson was very good to solve the situation. I would do the same if I were Parson. What are some words to describe some characters? Choose the appropriate words. Pleasant, firm, persuasive, pretty,
caring, intelligent and confident. Does the poet feel that all our dreams are realized? How can you tell? Yes, the poet feels the mostly dreams are realized. I felt myself that it is true. तो मिस्टर पासन की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिस्टर पासन ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की है, उसी तरह से संभालने की कोशिश करते, क्योंकि मिस्टर पासन का जो तरीक़ाकार था वो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा था। तो कौन से जो अल्फाज हैं जो उसके किरदार को बयान करते हैं, तो वो प्लेजेंट था, यानी उसका खुशगवार रहता था, फिर वो मजबूत था, फिर वो जो है वो पहले से तरगीब देने वाला था, खूबसूरत, केयरिंग, ज़ानत और कॉन्फिडेंस। तो ये खूबियाँ होती हैं जो किसी भी किरदार में अगर ये खूबियाँ हैं तो वो किरदार बेहतरीन किरदार होता है। खूबसूरत भी हो, केयरिंग भी हो, और ज़हीन भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, पुरएतमाद भी हो। तो क्या जो है वो शायर के सारे ख्वाब, जो शायर ख्वाब देखता था, सारे सही और सच साबित होते थे? तो जी हाँ, उसके ज़्यादातर ख्वाब सच साबित होते थे, और इंसान के ज़्यादातर ख्वाब जो है वो पूरे होते हैं अगर वो वाकई उन ख्वाबों को ताबीर करने की कोशिश करे और उनके लिए मेहनत करे। हाउ डज वन फील व्हेन one's dream is realized? It is very prayer to see the dreams true. Who or what, according to the poet, understand this state of mind? Mother understand the state of mind. What helps one on life's way? The love and confidence of mother helps one to the ways of life. Why do one needs confidence day to day? Confidence is the basic way of to the success, so we need success in all the fields of life. तो जब अगर किसी का ड्रीम रियलाइज़ हो जाए, किसी के ख्वाब पूरा होता है, किसी की ख्वाहिश पूरी होती है, तो उसे कैसा महसूस होता है? तो यकीनन जब आपकी ख्वाहिशात पूरी होती है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो कौन जो है वो स्टेट ऑफ माइंड को, यानी ज़हनी हालत को कौन अच्छी तरह से समझ सकता है? तो वालदा जो है वो स्टेट ऑफ माइंड को, यानी अपनी औलाद को या अपने बच्चों की जो ज़हनी सलाहियत है उसको समझने में वालदा से ज़्यादा बेहतर साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होता। तो माँ जो है वो बेहतर अंदाज में समझ सकती है। और लव एंड कॉन्फिडेंस हमारा हेल्प, तो माँ का जो किस चीज़, कौन सी चीज़ जो है वो ज़िंदगी में इंसान की मदद करती है, तो अगर वालदा है और वो उसका एतमाद है और उसकी दुआएं हैं, उसका प्यार है, तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कामयाब बना सकती हैं। चूँकि वालदा अल्लाह ताला का अता किया वो बड़ा कीमती सरमाया है, हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और वालदा हमारे लिए जो वो जो दुआएं करती है, जो हमसे प्यार करती है, वो हमें ज़िंदगी में हमेशा कामयाब बनाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में कॉन्फिडेंस की क्या ज़रूरत है? कॉन्फिडेंस का क्या मकाम है? तो जब आप और एतमाद हो किसी भी काम में तो आप कामयाब हो सकते हैं। इससे हमें ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जो वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। कंप्लीट सेंटेंस है, द मदर हार्ट अंडरस्टैंड इमोशंस, मदर फेथ हेल्प्स us to promote ourselves, the mother loves share our happiness and sorrow. True, fast in the poem, true. When when Tutu sat the bedroom, do you think she was actually hoping to find them there because she had come to save the life of the old man and the fit, and he hoped to see them there? तो ये जो ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके अलावा ट्रू फॉल्स हैं, तो उनकी जो ट्रू हैं, उसके अलावा जो टोटू है वो जब बेडरूम में आके सर्च करती है तो वो क्योंकि उनको उनकी ज़िंदगी बचाना चाहती है, तो वो बूढ़े आदमी की और उसके साथ जो बाकी बच्ची है उसकी, तो जब वो उनको बचाने के लिए आती है तो यकीनी तौर पर उसे ये होप है कि वो उनको वहाँ पे वो उसे नज़र आ जाएंगी। Why the grandmother attempt to hide his coughing is described as being in vain because she was old and it proved quite difficult for him to stop the coughing. Why did the girl stare unbelievingly at the intruders? He made noise and sent them immediately to the upper room so that they may not find them. How did to prevent the other men from finding out that the old man and the girl were hiding in the bedroom? Because she was frightened and worried about her grandfather. तो जो ग्रैंडफादर हैं उसने अपनी जो खांसी जो वो यानी उनके घर में जो डाकू या कोई घुस आते हैं तो उसने अपनी कफिंग छिपाने के लिए कोशिश की, तो उसमें कामयाब क्यों नहीं हुआ? तो चूँकि वो बूढ़ा आदमी था इसलिए उसके लिए काफ़ी मुश्किल था अपनी जो खांसी है या खांसने को रोकना। तो क्या जो है वो गर्ल्स जो है वो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आने वालों का रवैया क्या होगा, तो वो चूँकि शोर मचा रहे थे उन्होंने फौरी तौर पर ऊपर वाले कमरे में भेज दिया, तो इसलिए वो जो है वो उसे यानी बड़ा अजीब लगा कि इस तरह के भी लोग हो सकते हैं, तो अनबिलीवेबल था। उसके बाद टैटू जो है वो प्रिवेंट द ओल्ड मैन
एंड फाइंडिंग आउट, तो उस बूढ़े और उस लड़की को जो वो बेडरूम में उसने छुपा कर कैसे बचाने की कोशिश की कि इंट्रूडर को हो ना मिले, तो बिकॉज वो इसलिए कि हाउ एंड वाई, तो इसलिए कि वो चूँकि डरी हुई थी और वो बूढ़े आदमी और उस लड़की के मतलब परेशान थी, इसलिए उसने उनको बचाने की और उनको छुपाने की कोशिश की। वाई वॉज द गर्ल रिलेक्टेंट टू escape फ्राम हर होम? बिकॉज अनरूली पीपल वर देयर, शी वांटेड टू हार्म द गर्ल एंड द ओल्ड मैन। तो ये हार्म थ्री नहीं है बल्कि THE गर्ल, दी गर्ल एंड दी ओल्ड मैन है, तो इस स्पेलिंग को ठीक कर लेना है। द ग्रैंड फादर सेज वी आर ऑल अलाइव थैंक्स टू यू। वाई डज he include tattoo in the list? Because tattoo was the savior of their life, and the old man thanked for safety of all of them. When and where this speech was delivered? This speech was delivered on 10th August in the Constitution Assembly of Pakistan. What is the Qaid-e-Azam thanks the audience for? He had the feeling of gratitude and love, or for the audience who elected them as president. तो लड़की जो है वो यानी क्यों जो है वो घर से निकल कर भागना नहीं चाहती थी उनको लेके, तो चूँकि बाहर जो हजूम था वो उनको नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए वो लड़की और उस बूढ़े आदमी को घर से निकालने के लिए राज़ी नहीं थी। उसके बाद जब वो बच गए, वो इंट्रूडर्स वापस चले गए, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि थैंक्स वी आर ऑल अलाइव। तो ये वी आल क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करता है? तो चूँकि टैटू जो है वो उसने उनकी ज़िंदगी बचाई थी, तो बूढ़ा इसलिए शुक्रिया अदा करता है कि वो दोनों तो बच गए थे, साथ उनको बचाने वाली जो सेवियर थी वो भी बच गई थी, तो इसलिए उसने थैंक आल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये तकरीर जो है वो कहाँ पर की गई? तो ये स्पीच जो है वो 10 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उसमें की गई थी। कायद-ए-आज़म की तकरीर थी, तो कायद-ए-आज़म ने जो ऑडियंस हैं, जो सामीन ने उनका शुक्रिया क्यों अदा किया? तो कायद-ए-आज़म के दिल में उनका एहसास तशक्कुर और प्यार था कि उन्होंने उसको अपना जो प्रेसिडेंट चुना है, सदर चुना है, इसलिए उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। बट अकॉर्डिंग टू कायद-ए-आज़म इज फर्स्ट ड्यूटी of the government, the first duty of government of the country is to maintain law and order in the country. What according to Qaid-e-Azam needs to be done to make Pakistan a happy and prosperous country? We should work for the well-being of people, work in cooperation and forget the differences. What hindrance Qaid-e-Azam referring to? According to Qaid-e-Azam, the angularities of majority and minority has been great hindrance for freedom. तो ये एक फालतू है, इसको काट देना है। तो कायद-ए-आज़म जो है वो उन्होंने क्या फरमाया था कि किसी भी गवर्नमेंट की जो पहली सबसे बुनियादी जो ज़िम्मेदारी क्या है? तो सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि वो मुल्क में कानून को कायम रखे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कायम रखे। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं होगा तो कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता है। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने जो है वो मुल्क यानी क्या फरमाया था कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें मुल्क को जो है वो खुशहाल बनाने के लिए? तो उन्हें कहा था कि अगर हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, आपस में मिलजुल कर काम करें और अपने जो इख्तलाफात हैं उनको बुला दें, तो मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। कायद-ए-आज़म के नज़दीक कौन सी जो रुकावट थी? तो कायद-ए-आज़म जो है वो यानी अक्सरियत और अक़लियत के जो फ़र्क है, इसको ये समझते थे कि ये किसी भी मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होता है। My guiding principle will be just and complete. Partially work with partner and discuss how this can be achieved. Whether is justice, no one can stop the country to progress and people to grow. What is the path poet dreaming of or someone of? Why do you think she has this dream? The poet is dreaming for the peace, and he has the dream because difference have spoiled us. Differences have HAV नहीं है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेने। Open the hearts like a new flower means to remove all the bad feeling. Do you agree? Yes, it means to remove all the bad feelings from the heart. तो कायदा जो है वो यानी गाइडिंग प्रिंसिपल जस्टिस है, तो यकीनन जहाँ पे इंसाफ होता है वहाँ पे लोग और मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शायर कौन से जो है वो यानी क्या ख्वाब देख रहा है? तो ख्वाब ये देख रहा है कि मुल्क में अमन होगा और जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको हम भुला देंगे, तो यकीनन जो है वो अमन और सुकून और इख्तलाफात को भुला देना तरक्की का ज़ामन होता है। हमें अपने दिल फूल की तरह खोल देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी जो बुराइयाँ हैं, दिलों में बोझ है, उसको निकाल देना चाहिए, एक दूसरे के लिए दिल साफ़ कर लेने चाहिए अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो व्हाट डू द पोएट थिंक्स
should take the place of the hatred that is in our heart. The place of the hatred is not in our heart, but it should flow away from our hearts out. What comparison justice is concerned with the stone standing straight, there are two things that can make the world lovable. Peace and justice are the two things that can make the world a place to live. तो हमें जो है वो क्या हमारे दिलों में जो है वो नफ़रत का जो है वो क्या मकाम है, तो हमारे दिलों में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं होनी चाहिए. जो लोग दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, दूसरों के लिए नफ़रत रखते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते हैं. उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी जो हमारी कायनात है, दुनिया है, हमारा मुल्क है, उसको बना सकती हैं रहने के काबिल या जन्नत बना सकती हैं. तो हमारी जो पीस अमन है और इंसाफ है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये हों वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं और वो जगह लोगों के रहने के लिए पसंदीदा होती है. डू यू थिंक द पोएट ड्रीम्स विल कम ट्रू समडे? थिंक दैट इफ़ वेयर आर दी सिंसियर द ड्रीम्स विल कम ट्रू अ डे. सिंबल is an object that represents some more general quality or situation. Tell with reference. Stanza 3-4. Plate with peace and stone with gestures. The two boys were surprised and fascinated. Why? The boys were surprised and fascinated to see footprints which started from nothing and ended suddenly. तो क्या शायद जो है उसका ड्रीम ट्रू साबित हो सकता है? तो यकीनन अगर सारे लोग सिंसियर हो तो ये साबित हो सकता है. तो आगे सिंबल हैं, तो वो सिंबल जो है वो पीस प्लेट विद पीस एंड स्पून विद जस्टिस, ये दो सिंबल हैं जो इस सिचुएशन को बताते हैं. तो लड़के क्यों सरप्राइज़ और हैरान हो गए थे? तो इसलिए हैरान हो गए थे कि उन्होंने जो है वो पैरों के निशान देखे थे जो अचानक शुरू होते हैं और अचानक ख़त्म हो जाते हैं. द इनविजिबल मैन स्लिप्ड इनटू द डिपार्टमेंटल स्टोर बिकॉज, तो इसका जवाब जो है वो सी में है. What happened when he did not wake up in the time? How did he escape from the store? The assistant have arrived there and he ran and he has to throw all the garments to become invisible. तो जब वो यानी एक बंदा इनविजिबल बन के स्टोर में चला जाता है तो वहाँ से जो है वो उसे भागना क्यों पड़ा? तो वो जब यानी उसका मालिक जो वो आ गया था, जो असिस्टेंट था वो आ गया था, तो उसे फिर इनविजिबल होना पड़ा. जब वो इनविजिबल हुआ तो सारे उसके जेवरात उससे गिर गए. द इनविजिबल मैन एंड नेक्स्ट इंटर द शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी. व्हाई डिड इट डू सो? तो वो थिएट्रिकल कंपनी में क्यों गया? तो उसकी वजह ये थी. द मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारमेंट्स देयर, ही वॉर मास्क, नोज एंड हेड बैज एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे उसको मुख्तलिफ चीज़ें मिल गई थी जो उसको शख्सियत को छुपाने में, उसकी पर्सनालिटी को छुपाने में, उसकी आइडेंटिटी छुपाने में मदद मिलती थी. मिस्टर हॉल was convinced that Giraffine was the eccentric scientist. Why? तो because he said so and his appearance so. तो उस eccentric साइंटिस्ट तो उसका जो वो ऐसा कहता भी था, उसका जो वो लिया था वो यानी कदीम साइंसदानों वाला था. व्हाट वाज दी क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन हाउस? Giraffine stole the money from the clergyman house, but to their surprise they cannot see the robbers, and as he turned in the inn he faced problem. There also three extraordinary things happens in the scientist's room. What were these? All the dresses were laying there. Their caper flew to the face of her. The chair flew and the doors was locked from inside while there was no one inside. तो उसके जो बूढ़ा था, उसकी क्लर्जीमैन था, उसके घर में क्या हुआ? तो जिराफीन ने उसके जो जो चीज़ें थी, पैसे थे, वो छुपा लिए थे. जबकि वो वापस आया तो वहाँ पे यानी कोई डाकू चोर नहीं था. उसके अलावा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स थी तो वो ये थी कि ड्रेस इधर उधर पड़े हुए थे और जो कुर्सियाँ और ये इधर उधर उड़ रही थी और कमरा अंदर से लाख था और कमरे में कोई नहीं था. तो ये चीज़ें अजीब थी. Mention two incidents that made Marshall and others suspicious. Jeffin, his room was open while the remains closed all the time. He appeared in the room while there was no way to come in. तो वो जो है कमरा वक्त बंद रहता था, जब वो खुला हुआ नजर आया तो उसको अजीब लगा और उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं आता था जबकि वो उस कमरे में आ गया था. But when he was cornered, the scientist was furious. Why did he do so? He started putting off clothes off and became invisible. Started to blow the person who come near. Jeffin was tethered, loud person, and statement was suggested that he lawless. तो ये BVF और ये स्टेटमेंट बताती हैं. तो जब वो ऊपर साइंटिस्ट जब वो क्यों फ्यूरियस हो गया? तो जब वो नज़दीक जाता था तो जब कोई उसके नज़दीक जाता उनको मारने लगता था जबकि वो नज़र भी नहीं आ रहा था. टुडे लाइफ PC
अनइमेजिनेबल, डू यू एग्री विद द रीज़न? तो पीसी जो है वो यानी जो कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल जो है वो अनइमेजिनेबल है, तो क्या आप इससे एग्री हैं? यस आई एग्री। पीसी इज़ यूज टू लॉग डोर, टू पे बाइज एंड बाई थिंग्स, टू सी न्यूज़ एंड आर्टिकल। तो ये सारी चीज़ें वो पीसी के लिए हो रही हैं, तो ये एक अनइमेजिनेबल है, यानी जो कदीम लोग हैं उनके लिए ये तो तसव्वुर भी नहीं है कि कंप्यूटर के लिए ऐसा किया जा सकता है। वाट इज़ In what way the modern PC and improvement? The first PC, which of these do you think has been biggest improvement? Modern PC are faster than the old and more storage places. It support better operating system. तो जो जदीद PC हैं वो अब ज़्यादा तेज़ हैं, उनमें ज़्यादा जगह है चीज़ें रखने की और स्टोरेज ज़्यादा है, तो वो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको बेहतर ऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. Think the difference between means of communication in the computer and most effective. The computer is the best means of communication. It is approachable inside the house with multiple tasking facility. तो ये कंप्यूटर की खूबियाँ हैं कि इनको मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और कहने से होकर इससे आप मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं. Think of different means of communication. Is this computer the most effective? Computer is the best means of communication. It is approachable inside the house with multitasking facilities. तो कंप्यूटर जो वो कम्युनिकेशन मीन्स में बहुत मौसर है. वजह यह है कि इससे हम बहुत से काम कर सकते हैं. ये मुख्तलिफ कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है. पीसी बिकम ईजियर टू यूज़ नाउ. पीसी इज़ बिकमिंग स्लिम एंड स्लिम until we will able to keep the pocket and use it as a smartphone or PC टेबल. तो हम PC टेबल के लिए PC को इस्तेमाल कर सकते हैं. लिहाजा ये अब ज़्यादा ईजियर हो गया है, छोटे हो गए हैं कंप्यूटर और स्लिम होते जा रहे हैं. The subtitle says a poem for over 30. Who do you think this means? It means so many words that we used 30 years ago have completely changed meanings. तो 30 साल पहले जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो अब तब्दील हो गए हैं. Study the speaker in the poem. What kind of person he is more than 30 years old and want to convey the message that it is big change because of computer. तो ये जो पोइम का स्पीकर है, नज़म में बोलने वाला है, वो 30 साल से ज़्यादा उम्र का है और वो ये बता रहा है कि कंप्यूटर ने सारी दुनिया जो उसको तब्दील कर दिया है. तो SST क्लास 7 SST class 7 है. How did Jahangir consolidate power during his rule? Jahangir came in rule after the death of his father Akbar. He expanded his state. He continued with the help of his son Khurram. His efforts consolidate his empire's power. Was Jahangir's policy to conquer successful? He defeated all those who were threat for his rule. He expanded his empire and consolidated the power by the successful conquest policy. For the sakeful or successful है, sakeful नहीं है. What improvements did Shah Jahan bring to the empire? He was a wealthiest ruler. He collected stunning jewels and arts and craft flourished in his rule. His rule is considered golden time of the Mughal Empire. तो जहांगीर ने जो अब अपनी पावर कैसे उसको बरकरार रखा, तो जहांगीर ने जो अब अपने रूल को अपने फादर अकबर के बाद जारी रखा. उसने अपनी जो सुल्तनत है उसको वसअत दी और अपने बेटे खुरम की मदद से उसने जो वो अपनी पावर को कंसोलिडेट, यानी अपनी ताकत को और अपनी बादशाहत को कायम रखा है. तो जहांगीर की जो पॉलिसी थी कि कंक्वेस्ट और सक्सेसफुल हुई, तो यकीनन उसने अपने तमाम जो उसके थ्रेट थे, मुखालफिन थे, उन पर फतह हासिल कर ली. तो इस तरह से उसकी जो कंक्वेस्ट पॉलिसी है वो कामयाब रही है और उसने अपनी ताकत को बरकरार रखा. तो शाहजहां ने जो वो अपनी जो बादशाह थे उसमें क्या बेहतरी की, तो वो एक सबसे जो अमीर बादशाह था, उसने बहुत से जेवरात इकट्ठे किए थे. आर्ट एंड क्राफ्ट उसके दौर में बहुत, यानी फ़नून लतीफ़ा जो है उसके दौर में बहुत फले फूले और उसका जो है वो दौर जो है वो गोल्डन रूल के तौर पर तस्वर किया जाता है मुग़ल एम्पायर में. What were the challenges faced by Emperor Bahadur Shah Alam during his early life and rule? He had to deal with Sikh rebellions, Rajput rebellion and other rebellions. He also faced criticism for loosening his father's strict enforcement of Islamic rules of behavior. What do you mean by the term kingmaker? Kingmaker is a term used to define a person who has key role to make someone king. The politically or socially uses his relation to give someone a kingship. तो कौन से चैलेंजेस थे जो बहादुर शाह आलम को
जब वो अपनी जो शुरू की बादशाहत है उसमें उनका सामना करना पड़ा, तो ही हैड टू डील, उसे सिख जो है वो सिखों की बगावत, राजपूत बगावत थी और दूसरी बगावतों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा चूँकि उसने इस्लामिक रूल्स उनको उनमें डील दे रखी थी, तो उसके ऊपर इस मामले में बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी। उसके बाद किंग मेकर क्या होता है, तो किंग मेकर वो शख्स होता है जो किसी को मदद करता है उसकी बादशाह बनने में, उसका एक ख़ास किरदार होता है। वो सियासी हवाले से, समाजी हवाले से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके लोगों को राज़ी करता है और किसी को बादशाह बनने में उसको, यानी मौजूदा दौर में उसको वोट लेने में और उसको पार्टी पॉलिटिक्स में, तो कदीम ज़माने में जो है वो इन्हें अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अगर किसी को बादशाह बनने में मदद करे तो वो किंग मेकर कहलाता है। Analyze the role played by Nader Shah to damage the Mughal Empire. Nader Shah tried to expand the Mughal territory. He made agreement with Sikhs. Nader Shah was incompetent and not interested in the matter of states that weakens the Mughal Empire. Summarize early European interest in the Indian subcontinent, especially that of East India Company. Europeans were trying to control the world through colonial system. They were eyeing on the wealth and resources and of spices and other wealth of India. East India Company was made for this purpose. तो जो नादर शाह था उसने कैसे डैमेज किया मुग़ल एम्पायर को, तो उसने जो वो मुग़ल एम्पायर को वसअत देने की कोशिश की, ज़्यादा इलाके फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन वो इनकम्पिटेंट था, यानी वो अपने महारत नहीं रखता था और उसको जो वो जो मुल्की आपकी जो रियासत के मामला थे उनमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुगलिया सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। तो यूरोपियन इंटरेस्ट जो है वो सब कंटिनेंट में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यूरोपियन जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे कॉलोनियल सिस्टम से, अपने कॉलोनियाँ बनाकर। तो इस तरह से उनकी नज़र थी जो हमारे मसाला जाते हैं और उसके अलावा दीगर जो दौलत है उस पर थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई तो उसका मकसद यही था कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाए और इस मुल्क को जो है वो कॉलोनियल सिस्टम के ज़रिए अपने कंट्रोल में रखा जाए। Why was European trading companies so interested in 7th century India? India was a great source of spices and minerals. There was revolution taking place in Europe. The trading companies were interested to get wealth from here. Describe the efforts of Mujaddid al-Afsani Raziallahu Ta'ala anhu in bringing public focus in Islam. He was religious and sheikh. He promoted the Islamic values. He gave the Muslim the true knowledge of Islam. He brought the Muslims to the true religion and its script. तो यूरोपियन कंपनी जो है उनको क्या इंटरेस्ट था 7वीं सदी में इंडिया में, तो 7वीं सदी में इंडिया में जो है वो, चूँकि इंडिया जो है वो एक मादनियात और मसाला जात और दीगर जो है वो यहाँ पे कसरत से जो है वो मौजूद थे, रिसोर्सेज थे। तो इसके अलावा यूरोप में चूँकि रेवोल्यूशन आ रही थी, तब्दीली आ रही थी, इनकलाब आ रहा था, तो ये जो कंपनियाँ थी वो यहाँ की दौलत यहाँ से लेके जाना चाहती थी और इसको अपने ज़ेर नगी रखना चाहती थी। तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने पब्लिक को इस्लाम की तरफ कैसे राग़ब किया, तो वो एक शेख थे, मजहबी थे, उन्होंने इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ दिया, उन्होंने मुसलमानों को दुरुस्त तालीम दी और उनको दुरुस्त सिमत में लेके गए और उनको मज़हब की सच्ची तालीम है और उसकी जो असर हुआ उसकी तरफ लेके गए। What do you mean by proxy war? Proxy means the way different from what it looks. The modern term for the war in which the main opponents use someone else to the fighting. What was distinctive about Mughal art? Indo-Persian fine arts mainly survive in painted miniatures, books, illustrations, textile arts, and high decorative style flourished in subcontinent with the passage of time in Mughal rule. What does the term Renaissance means and what did it take place? Renaissance means rebirth. It is used to refer the complete change of life with the change in art, agriculture and machinization. It is the period of 18th century when it took place. तो प्रॉक्सी वार क्या होती है? प्रॉक्सी वार वो होती है कि जिसमें जो असल लड़ाई है वो कुछ और होती है और ज़ाहिर कुछ और होता है। तो आप किसी और को इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करें तो उसे प्रॉक्सी वार कहते हैं, यानी बजाय डायरेक्ट जो है वो किसी मुल्क के साथ उलझने में।
मुग़ल आर्ट जो वो उसमें क्या ख़ास खूबी थी, तो इंडो पर्शियन जो आर्ट था उसने सर्वाइव किया। पेंटिंग हुई है, बुक किताबें छपी हैं, फिर टेक्सटाइल में तरक्की हुई है, डेकोरेटिव स्टाइल बने हैं। तो इस तरह से जो वो मुग़ल रूल में ये तमाम जो आर्ट थे उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो रेनेसेंस मीन्स यानी जो इनकलाब है, तो रीबर्थ होती है। तो इसका मतलब होता है कि आर्ट भी, एग्रीकल्चर, मशीनाइजेशन जो है उसकी वजह से जो तब्दीली आई है 8वीं सदी में, उसने जो वो जो तब्दीली है उसको रेनेसेंस और रीबर्थ का नाम दिया जाता है। व्हाट वाज दी मार्टिन लूथर रोल इन द रेनेसेंस? द preacher Martin Luther displayed the document of demand and criticism on church door. This caused the Reformation and resulting in splitting the church into two branches. What impact did the Reformation have on Western European Christianity? The Reformation in 16th century affected the Christianity in Western Europe, split over the disagreement about how to behave God and worship. The practices of church were changed. तो मार्टिन लूथर किंग का जो वो रेनेसेंस में क्या किरदार था? तो मार्टिन लूथर किंग ने एक जो वो डिमांड ऑफ डॉक्यूमेंट जो चर्च के दरवाजे पर लटका दी, जिसकी वजह से फिर उसकी रिफॉर्मेशन हुई और इस तरह से चर्च जो वो दो ब्रांचेज में तकसीम हो गया। इसके अलावा रिफॉर्मेशन जो वो इसका क्रिश्चियनिटी पर यूरोप में क्या असर पड़ा? तो 16th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी जो है वो उसमें इख्तलाफात जन्म लिए कि जो वो अल्लाह खुदा और उसकी जो इबादत है उसका तरीका कैसा होना चाहिए। तो जो चर्च की जो तरीक़ाकार था वो तब्दील हो गया, उसमें इबादत का तरीक़ाकार तब्दील हो गया। व्हाट वाज द इनलाइटनमेंट and why can it be described as a period of significant progress in several areas? It refers to the working during 17th and 18th century. It led to the scientific and technological progress. The notable development in thinking and exploration was seen. What does the term colonialization means? Colonization means and what motive would you say were behind it? Colonization means the takeover of charge of area and control government of that area. The motive beyond it was to take over the power around the entire world. तो इनलाइटनमेंट जो है वो यानी कौन सा पीरियड है और उसकी क्या खूबी है? तो ये 17 और 18 सेंचुरी में जो वो तब्दीली जो है उसे इनलाइटनमेंट का नाम दिया जाता है। इसमें जो वो साइंस में तब्दीली हुई, टेक्नोलॉजी में हुई और उसके अलावा जो सोच के अंदाज तब्दील हुए, तहकीकात और जो जस्तजू है उसके अंदाज तब्दील हो गए। तो कॉलोनाइजेशन जो है वो कॉलोनाइजेशन जो है वो उसका क्या मतलब है? तो कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी दूसरे इलाके का चार्ज देना, वहाँ पर कंट्रोल कायम करना, अपनी हुकूमत कायम करना। और इसके पीछे जो मोटिव था वो ये था कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लाया जा सके। Describe the advantages and disadvantages of Industrial Revolution. Industrial Revolution brought prosperity, rapid growth of economy, and use of machine in every field of life. It brought urbanization, weakened the work in agriculture, and poverty to common men. Why are the American and French Revolution said to have come out of the ideas of the Enlightenment? Enlightenment means idea to use science and technology. It brought the American and French Revolution. It changed the world to the different perspective. तो जो एडवांटेज और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि उससे खुशहाली आई, तेज़ी से तरक्की हुई, मशीनों के इस्तेमाल से इकोनॉमी में तेज़ी से तब्दीली आई और ज़िंदगी का हर शोबा जो वो तब्दील होता चला गया। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि इससे लोग अर्बनाइजेशन हो गई, यानी लोग देहातों से शहरों की तरफ आ गए और जो ज़राई निज़ाम था वो हमारा कमज़ोर होता चला गया और एक आम आदमी जो है वो गरीब होता चला गया। तो अमेरिकन और फ्रेंच रिवलाइजेशन जो है वो कहते हैं इन एनलाइटनमेंट का जो है वो शाखसाना था। तो उसकी वजह ये है कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आया तो इससे अमेरिकन और फ्रांस में तब्दीली आई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ और सनती इनकलाब की तरफ चली गई। तो इस तरह से पूरी दुनिया का जो प्रॉस्पेक्टिव है वो तब्दील हो गया और दुनिया में एक नया निज़ाम आ गया। What do we mean by term tenant? Tenant means to do not accept the foreign rule, to stand against it. We have seen much such campaign against the French and British colonization. How did the agriculture, industrial and transport revolution during the 18th changes Europe? Agriculture and transport industry increased agricultural yields and reduced food storage. It increased the birth and survival rate. Do you think the European age of empire has created long-term
problem for the world. European age of empire has changed the mode of life. The people shifted to better facilitated area. This trend weakens the agriculture work as big problem. तो सबसे पहले टेरेंट का क्या मतलब होता है? टेरेंट मीन्स यानी आप जो वो किसी जो का ताकत है जो बैरूनी है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाने को जो वो टेरेंट कहते हैं। और हमें इस तरह की कंपेन जो है वो फ्रांसी और फ्रेंच और बरतानवी जो कॉलोनाइजेशन है उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट ने 18वीं सेंचुरी में यूरोप को कैसे तब्दील कर दिया? तो यूरोप में जब ज़राई निज़ाम तब्दील हुआ, सनती निज़ाम आया, तो उससे एग्रीकल्चर जो वो ज़राई जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ मशीनों के इस्तेमाल से, और जो फूड स्टोरेज है वो भी बेहतर होती गई, जिसकी वजह से बर्थ और सर्वाइवल रेट जो है वो यानी शरह पैदाइश और जो यानी शरह मौत कम हो गई, शरह बर्थ जो है वो ज़्यादा हो गई। तो जो यूरोपियन जो डू यू थिंक नहीं है, तो उससे क्या प्रॉब्लम पैदा हुई? जब यूरोप में तब्दीली आई तो उसमें चूँकि मोड ऑफ लाइफ चेंज हो गया, तो लोग जो है वो शहरों से ज़्यादा जो सहूलियत वाले एरिए हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ज़राअत में जो वो यानी जो देहाती ज़राअत है वो ख़त्म होती गई, जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ। कंडक्ट रिसर्च ऑन द इन्वेंशन इनेबल इंस्पायर्ड by the invention of the steam engine. By the 1770s, James Watt's steam engine represented a major leap of powering machine, inspiring many other people to attempt to use of machines. What sort of problem did urbanization bring for working people? Growing urban population in cheap, poor quality, unregulated housing led to the population density and disease. It brings unemployment and poverty. तो स्टीम इंजन की वजह से जो वो कौन सी इन्वेंशन थी? स्टीम इंजन वो इन्वेंशन था, भाप से चलने वाला इंजन, जिसने मशीनों को ताकत दी, और इस तरह से ज़्यादा लोग जो वो मशीनों की तरफ माइल होते गए और मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता गया। अर्बनाइजेशन से जो वो क्या मसाइल पैदा होते हैं? तो अर्बनाइजेशन जो है वो उसकी वजह से लोगों का मेयादी ज़िंदगी गिरता चला गया। घरों की बेअंगम तामीर की वजह से जो आबादी है उसमें गुंजानी आती गई, और इससे गुर्बत फैलती गई, और तमाम उसमें गुर्बत के फैलने की वजह से जो वो फिर मसाइल पैदा होते गए, और ये बड़ी वजह थी इस यानी मशीनाइजेशन की।